नमस्कार। भटनागर टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं दिनेश भटनागर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दीवानगंज से आज आपसे मैं अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण चैप्टर राष्ट्रीय आय एवं लेखा प्रणाली पर चर्चा करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आय एवं लेखा प्रणाली के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय आखिर होती क्या है। सामान्य रूप से किसी देश की राष्ट्रीय आय साधारणतः वहाँ एक वित्त वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का योग होती है, जिसमें से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयुक्त मशीनों एवं पूंजी की गिरावट को घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को इसमें जोड़ दिया जाता है। तो किसी देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक वर्ष के भीतर जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने राष्ट्रीय आय की बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी देश का श्रम और पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों के सहयोग से प्रतिवर्ष जो भौतिक और अभौतिक एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं उनका योग उस देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। एक बार पुनः देखते हैं प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा को। किसी देश का श्रम और पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों के सहयोग से प्रतिवर्ष जो भौतिक और अभौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं उनका योग उस देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। तो अगर हम सामान्य रूप से देखें तो राष्ट्रीय आय वास्तव में किसी एक लेखा वर्ष में या किसी एक वित्त वर्ष में, और हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो भारत का लेखा वर्ष है या वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है और मशीनों की गिरावट को घटा दिया जाता है। तो अभी हम लोगों ने बात की राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय की एक और परिभाषा प्रोफेसर पिगू ने दी है। प्रोफेसर पिगू के अनुसार राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुपरक आय या भौतिक आय का वह भाग है जिसे मुद्रा के मापदंड से मापा जा सकता है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय को शामिल कर लिया जाता है। तो ये बड़ी अच्छी परिभाषा प्रोफेसर पिगू ने दी है। अब इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय आय की कुछ अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। राष्ट्रीय आय की बहुत सारी अवधारणाएं हैं। उन अवधारणाओं को समझने के बाद राष्ट्रीय आय के बारे में हमारी पूरी समझ स्पष्ट हो जाती है। राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जीडीपी कहते हैं। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, जीडीपी। अक्सर समाचारों में, अखबारों में हम लोग इस शब्द को देखते हैं, जीडीपी को। तो आज हम लोग जीडीपी के बारे में चर्चा करेंगे। किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्त वर्ष में जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य के योग को हम जीडीपी कहते हैं। इसकी खासियत यह होती है सकल घरेलू उत्पाद की। सकल घरेलू उत्पाद में मशीनों की गिरावट शामिल रहती है और इसमें विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ा नहीं जाता। तो ये जो परिभाषा है ये संकुचित परिभाषा है और ये परिभाषा बताती है कि एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य के योग को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के बाद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको अंग्रेजी में एनडीपी कहते हैं।
अंग्रेजी में से NDP कहते हैं। N मतलब नेट, D माने डोमेस्टिक और P माने प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए हम लोग सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में से मशीनों की घिसावट और मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। आप इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में से पूंजी मूल्य ह्रास या मशीनों की घिसावट को घटा देते हैं। तो अभी हम लोगों ने सकल घरेलू उत्पाद पर बात की, शुद्ध घरेलू उत्पाद पर बात की। अब एक महत्वपूर्ण अवधारणा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP। अंग्रेजी में कहा जाता है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक व्यापक अवधारणा है और GDP इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए हम किसी देश की GDP में या किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको अंग्रेजी में NFIA कहते हैं, उसे जोड़ देते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक वर्ष के भीतर जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य के योग को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं और इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की कि मशीनों की घिसावट को या पूंजी मूल्य ह्रास को इसमें से घटाया नहीं जाता। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो अवधारणा है इसमें GDP में यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है, लेकिन मशीनों की घिसावट को सकल घरेलू उत्पाद में से माइनस नहीं किया जाता। तो ये एक बहुत व्यापक अवधारणा है। अब एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसको हम कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की जो परिभाषा है वो परिभाषा को हम GNP में से ही निकालते हैं। जब किसी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मशीनों की घिसावट को घटा दिया जाता है तो हमें जो राशि प्राप्त होती है उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एक बार पुनः हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको अंग्रेजी में NNP कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मशीनों की घिसावट या पूंजी मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। तो पूंजी मूल्य ह्रास को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण अवधारणा है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या आय। अब हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। बाजार कीमत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है उसे ज्ञात करने के लिए हम शुद्ध घरेलू उत्पाद के मूल्य को बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर मापते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब शुद्ध घरेलू उत्पाद के मूल्य को बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर मापा जाता है तो इस माप को बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैंने अभी आपको जो बात बताई थी वो बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में बताई है। शुद्ध घरेलू उत्पाद के बाद मैं आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर बात करूंगा। तो बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को समझते हैं पहले। जब शुद्ध घरेलू उत्पाद को हम लोग समझ लेंगे तो फिर बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें ज्ञात हो जाएगा। तो बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए हम शुद्ध घरेलू उत्पाद के मूल्य को बाजार में
प्रचलित कीमतों के आधार पर माप सकते हैं। जब हम शुद्ध घरेलू उत्पाद के मूल्य को बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर मापते हैं तो उस माप को बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब हम लोग बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के बाद बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में बात करते हैं। जब बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में हम विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देते हैं तो जो आय हमें प्राप्त होती है उसे हम बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक बार पुनः इसको समझिएगा। बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में जब हम विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देते हैं तो जो आय हमें प्राप्त होती है उसे हम बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में बात करते हैं। एक देश में एक वित्त वर्ष में उत्पादन के विभिन्न साधनों को देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत जो सकल आय प्राप्त होती है उसे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। एक बार पुनः समझिएगा। एक देश में एक लेखा वर्ष में उत्पादन के विभिन्न साधनों को देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत जो सकल आय प्राप्त होती है उसे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर ज्ञात करने के लिए हम लोग एनडीपी एट मार्केट प्राइस बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में अप्रत्यक्ष करों को घटा देते हैं और सरकारी सहायता को जोड़ देते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से हम अप्रत्यक्ष करों को घटा देते हैं और सरकारी सहायता को जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमें जो आय प्राप्त होती है उसे बाजार कीमत पर उसे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बात की, शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में बात की, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को समझा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को समझा, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को भी हमने समझा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हमने समझा। अब एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रति व्यक्ति आय वास्तव में एक देश की किसी वर्ष विशेष में औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। एक देश की किसी वर्ष विशेष में औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए किसी देश की एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष की जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय हम कैसे ज्ञात करते हैं? प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए वर्ष विशेष की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष विशेष की जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। तो जो हमें आय प्राप्त होती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो हमने आज राष्ट्रीय आय की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उन पर चर्चा की। मैं समझता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, एक महत्वपूर्ण अवधारणा है राष्ट्रीय आय से संबंधित, जिसे हम निजी आय कहते हैं। अब हम निजी आय को समझने का प्रयास करते हैं। निजी आय से आशय व्यक्तियों को देश की घरेलू सीमाओं एवं विदेशों से किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली आय को ही हम निजी आय कहते हैं। व्यक्तियों को देश की घरेलू सीमाओं एवं विदेशों से किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली आय के योग को ही हम निजी आय कहते हैं। तो निजी आय के बारे में हम लोगों ने समझा। अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे कहते हैं प्रयोज्य आय या उपभोग योग्य आय, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत करों को घटाने के बाद जो आय शेष बचती है उस आय को हम प्रयोज्य आय अथवा उपभोग योग्य आय कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। व्यक्तिगत आय में से जब हम प्रत्यक्ष करों को घटा देते हैं
उसके बाद जो आय हमें प्राप्त होती है उसे व्यय योग्य आय अथवा प्रयोज्य आय कहते हैं। यानी ये वो आय है जिसे हम अपनी मर्जी से बाजार में खर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ अवधारणाओं के बारे में बात की। अब हम लोग राष्ट्रीय आय के महत्व पर बात करेंगे। राष्ट्रीय आय का किसी देश की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, या राष्ट्रीय आय को समझना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हम लोग अब राष्ट्रीय आय के महत्व पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें, खासकर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से हम बात करें तो राष्ट्रीय आय का महत्व बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 5 अंक का परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अब हम लोग इस पर बात करेंगे राष्ट्रीय आय के महत्व के बारे में। राष्ट्रीय आय की गणना के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय का सबसे महत्वपूर्ण महत्व होता है आर्थिक विकास के मापदंड के रूप में। राष्ट्रीय आय किसी देश के विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड है, किसी देश के विकास का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति होती है उसकी जानकारी हमको राष्ट्रीय आय की गणना के माध्यम से प्राप्त होती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति होती है एक विशेष वर्ष में, उसकी जानकारी हमको राष्ट्रीय आय की गणना से ही प्राप्त होती है। हम राष्ट्रीय आय की गणना या राष्ट्रीय आय की माप विभिन्न मापने की विधियों के माध्यम से करते हैं। तो विभिन्न मापने की विधियों के माध्यम से जब हम राष्ट्रीय आय की गणना कर लेते हैं तो इससे हमें विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, जो विकास हुआ है, उसकी जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का मापदंड है। किसी देश के विकास की पूरी सूचना, पूरी जानकारी हमको राष्ट्रीय आय के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आय का दूसरा महत्व है आर्थिक नियोजन में सहायक। राष्ट्रीय आय इकोनॉमिक प्लानिंग में किसी देश की मदद करता है। तो राष्ट्रीय आय का आर्थिक नियोजन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक नियोजन से संबंधित सरकार जो योजनाएं बनाती है, जो उपयोजनाएं बनाती है, वो राष्ट्रीय आय के आधार पर ही बनाती है। तो आर्थिक नियोजन संबंधित, इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित सरकार जो योजनाएं बनाती है वो राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के द्वारा ही तैयार करती है। नियोजन के मॉडल भी राष्ट्रीय आय के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। तो आर्थिक नियोजन की दृष्टि से राष्ट्रीय आय का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय आय का जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है आय के वितरण की जानकारी प्रदान करना। राष्ट्रीय आय के माध्यम से हमें आय के वितरण की जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से हमें देश में आय के वितरण की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आय के वितरण के माध्यम से ही हमको क्षेत्रीय असमानता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं उनका अनुसंधान करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि देश में किस क्षेत्र में राष्ट्रीय आय कम है और किस क्षेत्र में राष्ट्रीय आय ज़्यादा है। तो आय से संबंधित जो भी असमानताएं हैं उसकी पूरी जानकारी हमें राष्ट्रीय आय के माध्यम से मिल जाती है। क्षेत्रीय असमानता की जानकारी भी हमको राष्ट्रीय आय के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आय का चौथा महत्व है तुलनात्मक अध्ययन के रूप में। राष्ट्रीय आय के माध्यम से विभिन्न देशों की कुल तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आय के अध्ययन से हम विभिन्न देशों की आपस में तुलना कर सकते हैं। किसी भी देश के विकास की पूरी सूचना हमें राष्ट्रीय आय के माध्यम से प्राप्त होती है। तो 2 या 2 से अधिक देशों की, या 2 या 2 से अधिक राज्यों की, या 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों की तुलनात्मक विकास की स्थिति की जानकारी हमको राष्ट्रीय आय के माध्यम से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय का 5वां महत्व है आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। राष्ट्रीय आय आर्थिक नीति के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय नीतियों,
जैसे कि रोजगार नीति, विनियोग नीति आदि का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय का चौथा महत्व, माफ़ कीजिएगा, छठवां महत्व है आर्थिक कल्याण की दृष्टि से। राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का महत्वपूर्ण मापदंड है। यदि अन्य बातें समान रहें तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण भी बढ़ जाता है। यदि अन्य बातें समान रहें तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण भी बढ़ जाता है, तथा राष्ट्रीय आय में कमी होने पर आर्थिक कल्याण भी कम हो जाता है। तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण मापदंड है, एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है आर्थिक कल्याण, जिसके द्वारा हम ये देख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि किसी देश की स्थिति क्या है। तो राष्ट्रीय आय का हमारी अर्थव्यवस्था में या संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्व है। राष्ट्रीय आय के माध्यम से हम आर्थिक विकास को माप सकते हैं। राष्ट्रीय आय के माध्यम से हम आर्थिक नियोजन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय के माध्यम से हमको आय के वितरण की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आय के माध्यम से हमको दो या दो से अधिक देशों की तुलनात्मक स्थिति क्या है इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आय के माध्यम से कोई भी देश आर्थिक नीति का निर्माण आसानी से कर सकता है। राष्ट्रीय आय के माध्यम से हमें आर्थिक कल्याण की भी सूचना प्राप्त होती है। तो राष्ट्रीय आय का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो अभी हमने राष्ट्रीय आय के महत्व को समझा। उससे पूर्व हम लोगों ने राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं पर चर्चा की थी, और अब हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में कि भारत में राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारण क्या हैं। हम सब अच्छे से जानते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो बहुत कम है। भारत में राष्ट्रीय आय में जो धीमी वृद्धि के कारण हैं उन पर आज हम लोग बात करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या में वृद्धि। भारत में राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या में वृद्धि। इसके अलावा कृषि पर निर्भरता भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसके कारण भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी गति है। इसके अलावा पूंजी की कमी एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसके कारण भारत में राष्ट्रीय आय की जो गति है वो अपेक्षाकृत धीमी है। तो हम सब इन सारे बिंदुओं पर विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या में वृद्धि के संदर्भ में। भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी गति का सबसे महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या में वृद्धि है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण भारत में राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि की दर है वो अपेक्षाकृत कम है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो संपूर्ण विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। संपूर्ण विश्व की लगभग 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो राष्ट्रीय आय की धीमी गति का जो महत्वपूर्ण कारण है वो है जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कृषि पर निर्भरता। भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत की लगभग 70 से लेकर 71% जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में केवल 12% जनसंख्या लगी हुई है एवं सेवा क्षेत्र में केवल 17% जनसंख्या लगी हुई है। तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, यानी अभी हम लोगों ने देखा जो जिन आंकड़ों पर मैंने आपसे बात की, 71% जनसंख्या लगभग खेती में लगी हुई है। और खेती का जो योगदान है हमारे राष्ट्रीय उत्पादन में वो 13.5% से 15% के बीच में है। तो कृषि पर जो अत्यधिक निर्भरता है ये राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है पूंजी की कमी। भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी गति से वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है पूंजी की कमी। देश में पूंजी की कमी राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। पूंजी की कमी के कारण लोगों की बचत करने की इच्छा एवं शक्ति
तथा विनियोग की प्रेरणा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि पूंजी की कमी का सबसे महत्वपूर्ण कारण बचत करने की इच्छा एवं शक्ति तथा विनियोग की प्रेरणा का अभाव है। तो पूंजी की कमी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण भारत में नए उद्योग धंधों की स्थापना नहीं हो पाती, लोगों को रोजगार आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण पूंजी की कमी है। भारत में राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि का एक और महत्वपूर्ण कारण है तकनीकी पिछड़ापन। तकनीकी पिछड़ापन राष्ट्रीय आय की धीमी गति से वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत के तकनीकी पिछड़ेपन के कारण उत्पादन में आज भी परंपरागत रीतियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण उत्पादकता का स्तर निम्न बना रहता है। इससे कृषि एवं औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में लोगों की आय कम रहती है। तो तकनीकी पिछड़ापन एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण भारत में राष्ट्रीय आय की जो गति है वो अपेक्षाकृत कम है। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है कुशल श्रमिकों का अभाव। कुशल श्रमिकों का अभाव एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण भारत में राष्ट्रीय आय की जो गति है वो धीमी है। इसके अलावा राजनीतिक कारण भी भारत में हैं। राजनीतिक कारकों के कारण भी भारत में राष्ट्रीय आय की जो गति है वो अपेक्षाकृत धीमी है। सामाजिक और आर्थिक कारण भी बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनके कारण भारत में राष्ट्रीय आय अपेक्षाकृत धीमी है। भारत में विद्यमान जो सामाजिक ढांचा है वो आर्थिक विकास के लिए अनुकूल नहीं है। सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली आर्थिक विकास में रुकावटें उत्पन्न करती हैं। इसलिए देश में आय की वृद्धि दर धीमी है। तो हम लोगों ने अभी भारत में राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के जो प्रमुख कारण हैं उन पर चर्चा की। अब हम लोग ये बात करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है और जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है और उसकी वृद्धि की जो दर है वो भी बहुत कम है। तो इस राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि की दर है उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। सबसे पहला सुझाव है प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग। अगर भारत सहित दुनिया के किसी भी देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है तो वहाँ जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन हैं उसका विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। अगर हम प्राकृतिक साधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने लगेंगे तो निश्चित रूप से भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी। भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए हमको जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव है भारत की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए जनसंख्या की जो वृद्धि की दर है उस पर हमें नियंत्रण स्थापित करना होगा। देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि यथासंभव बढ़ती हुई जनसंख्या की दर को कम किया जाए। भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण सुझाव है बचतों को प्रोत्साहन एवं पूंजी का निर्माण। जी हाँ साथियों, देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए हमें घरेलू बचतों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा तथा उन बचतों को पूंजी निर्माण में बदल दिया जाना चाहिए। तो देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए हमको बचतों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और पूंजी निर्माण करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में आशातीत वृद्धि हो सकती है। भारत की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण सुझाव कृषि का आधुनिकीकरण करना है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें कृषि का आधुनिकीकरण करने की बहुत आवश्यकता है। परंपरागत खेती के स्थान पर हम लोग वैकल्पिक खेती करें और खेती में आधुनिकीकरण पर जोर दें। कृषि के आधुनिकीकरण से निश्चित रूप से उत्पादन तेज गति से बढ़ेगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए
एक और महत्वपूर्ण सुझाव है साहसियों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना एवं उन्हें प्रेरणाएं प्रदान करना। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए सरकार को चाहिए कि वह उद्योग स्थापित करने वाले साहसियों को पर्याप्त सुविधाएं दे। साहसियों के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करे, उनको उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करे, साहसियों की हर संभव मदद करे। तो साहसियों को पर्याप्त सुविधाएं एवं प्रेरणाएं प्रदान करके निश्चित रूप से भारत सहित संपूर्ण विश्व की राष्ट्रीय आय को बढ़ाया जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण सुझाव है आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाना। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए देश में आधारभूत सुविधाओं जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन सेवाएं, संचार सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, इनका तेज गति से विस्तार किया जाना बहुत आवश्यक है। अगर देश में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो जाएगा तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय आय तेज गति से बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय भी तेज गति से बढ़ेगी। तो अभी हम लोगों ने भारत में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं उन पर चर्चा की। हमने देखा कि भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को हम प्राकृतिक साधनों के उचित विदोहन के द्वारा आसानी से बढ़ा सकते हैं। जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण करके भी हम राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा सकते हैं। बचतों को प्रोत्साहन और पूंजी निर्माण के माध्यम से भी हम राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकते हैं। कृषि का आधुनिकीकरण करके भी हम राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकते हैं। आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से भी हम राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकते हैं और शिक्षा के विस्तार के माध्यम से तो निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने राष्ट्रीय आय पर चर्चा की, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं पर चर्चा की, राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि के कारणों पर चर्चा की, राष्ट्रीय आय को हम कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर हमने चर्चा की, राष्ट्रीय आय के महत्व पर हम लोगों ने चर्चा की और राष्ट्रीय आय की विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं पर हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के बारे में। किसी भी देश में राष्ट्रीय आय को हम कैसे माप सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आय को मापने की जो प्रमुख विधियां हैं वो मोटे रूप से 4 विधियां हैं। नंबर 1 उत्पाद विधि, नंबर 2 आय विधि, नंबर 3 व्यय विधि, नंबर 4 सम्मिश्रण विधि। तो राष्ट्रीय आय को जो मापने की विधियां हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आय की माप उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की शुद्ध मूल्य वृद्धि के योग द्वारा या उत्पादन के साधनों को प्राप्त आय के योग द्वारा या वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए कुल व्यय के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ध्यानपूर्वक सुनिए, राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो हम कई प्रकार से कर सकते हैं। हम उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की शुद्ध मूल्य वृद्धि के योग के द्वारा भी राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, जिसे हम उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं। हम राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए उत्पादन के साधनों को जो पुरस्कार दिया जाता है उनको योग करके भी राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। हम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए कुल व्यय के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना हम मोटे रूप से 4 विधियों के माध्यम से कर सकते हैं। नंबर 1 उत्पाद विधि, नंबर 2 आय विधि, नंबर 3 व्यय विधि और नंबर 4 सम्मिश्रण विधि। तो अब हम एक एक करके राष्ट्रीय आय की विभिन्न विधियों के बारे में बात करेंगे। एक एक करके हम ये बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय को हम किस प्रकार से माप सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पाद विधि के बारे में। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए उत्पाद विधि का प्रयोग सामान्यतः सभी देशों में किया जाता है। उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय की माप करते समय सबसे पहले उत्पादन करने वाले सभी उद्यमों को उनकी प्रक्रियाओं के आधार पर, उनकी क्रियाओं के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है।
इसके पश्चात प्रत्येक उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा की गई शुद्ध मूल्य वृद्धि का योग कर लिया जाता है। एक बार पुनः समझिएगा, उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उत्पादन करने वाले सभी उद्यमों को उनकी क्रियाओं के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित कर लिया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक उद्यम तथा औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा की गई शुद्ध मूल्य वृद्धि का योग कर लिया जाता है। उत्पादन करने वाले उद्यमों को प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र और नंबर 3 तृतीयक या सेवा क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वन, खनन एवं उत्खनन, मछली पालन, पशुपालन आदि को शामिल किया जाता है। एक बार पुनः समझिएगा, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत हम कृषि, वन, खनन एवं उत्खनन, मछली पालन, पशुपालन आदि गतिविधियों को शामिल करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र। इसे हम निर्माणकारी क्षेत्र भी कहते हैं। इसे एक और नाम से पुकारा जाता है, इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें निर्माण उद्योग, गैस, जल एवं बिजली आपूर्ति आदि को शामिल किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है तृतीयक या सेवा क्षेत्र। एवं सेवा क्षेत्र। इस क्षेत्र में परिवहन, संचार, व्यापार, बैंक, बीमा, सार्वजनिक प्रशासन आदि को शामिल किया जाता है। तो अभी हमने बात की उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि के बारे में। उत्पाद विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। भारत की हम बात करें तो भारत में 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र और नंबर 3 तृतीयक या सेवा क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में एक वर्ष के भीतर जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य को जोड़कर हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय को मापने की पहली विधि पर हम लोगों ने चर्चा की, जिसे हम उत्पाद विधि कहते हैं। अब हम राष्ट्रीय आय को मापने की दूसरी विधि आय विधि पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आय को मापने की दूसरी महत्वपूर्ण विधि है आय विधि। आय विधि के अंतर्गत हम उत्पादन के साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने के बदले में जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है उसे जोड़ देते हैं। पुनः समझिए, आय विधि के अंतर्गत उत्पादन के साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने के बदले में जो आय प्राप्त होती है, जो पुरस्कार प्राप्त होता है, उसे हम जोड़ देते हैं और इस विधि के माध्यम से भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं, जैसे पूंजी, श्रम, भूमि, संगठन और साहस, इन सभी को जो पुरस्कार मिलता है, जैसे भूमि के बदले में लगान प्राप्त होता है, पूंजी के बदले में ब्याज प्राप्त होता है, श्रम के बदले में मजदूरी प्राप्त होती है, संगठन को वेतन दिया जाता है और साहसियों को लाभ की प्राप्ति होती है। इन सभी पुरस्कारों को जोड़ दिया जाता है। इन सभी पुरस्कारों को जोड़ने के बाद जो आय प्राप्त होती है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं और इस विधि को हम कहते हैं आय विधि। तो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के साधनों को उनकी उत्पादकीय सेवाओं के बदले किए गए भुगतान को आय विधि कहते हैं और इस आय विधि के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण विधि की,
जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना आसानी से की जाती है, इस विधि को व्यय विधि कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में समस्त प्रकार के व्ययों को शामिल कर लिया जाता है और सारे व्ययों की गणना करके भी हम आसानी से राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय आय को गणना करने की मोटे रूप से 4 विधियां होती हैं, जिसमें 3 विधि बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 1 उत्पाद विधि, नंबर 2 आय विधि और नंबर 3 व्यय विधि। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की। सबसे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय आय के बारे में बात की। राष्ट्रीय आय क्या है? तो हम लोगों ने देखा था कि एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक वर्ष के भीतर जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय आय की जो विभिन्न अवधारणा हैं, राष्ट्रीय आय से संबंधित जो विभिन्न परिभाषाएं हैं, उनको समझा। उसके बाद हम लोगों ने भारत में राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारणों की पड़ताल की कि भारत में राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के मूल कारण क्या हैं। फिर हम लोगों ने इस मुद्दे पर भी चर्चा की कि भारत में जो राष्ट्रीय आय है, जो प्रति व्यक्ति आय है, उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हेतु सुझावों पर भी चर्चा की। इसके बाद हमने राष्ट्रीय आय के महत्व पर बात की और फिर हम लोगों ने राष्ट्रीय आय मापने की विधियों पर बात की। तो आज हम लोगों ने राष्ट्रीय आय के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। परीक्षा की दृष्टि से आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूँ और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का ये जो वीडियो है ये आपके बहुत काम आएगा, परीक्षा की दृष्टि से भी और आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए भी। कल हम एक और महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ, एक और महत्वपूर्ण अध्याय के साथ किसी और शैक्षिक गतिविधि पर हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम लोग अर्थशास्त्र के किसी और महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद सुरक्षित रहिए, अपने आसपास के माहौल को भी सुरक्षित रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।